राजस्थान में सियासी उठापटक जारी। पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई टली। 17 जुलाई को सुना जाएगा मामला। बिहार के गोपालगंज में करीब 264 करोड़ का पुल चंद सेकंड में बहा। पिछले महीने हुआ था उद्घाटन। तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। लवासा होंगे एशियाई विकास बैंक के वाइस प्रेसिडेंट। कार्यकाल पूरा होने से पहले देंगे इस्तीफा। अलग विचार और ठोस तर्कों की वजह से चर्चा में रहते हैं लवासा। उधर राजस्थान की सियासी जमीन पूरी तरह से हिली हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सचिन पायलट और उनके समर्थकों को स्पीकर की ओर से भेजे गए नोटिस को सचिन पायलट की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन ये सुनवाई आज टल गई। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होनी है और उधर विधानसभा अध्यक्ष को जवाब भी 17 जुलाई को ही देना है। आगे फिलहाल गहलोत सरकार पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच उठापटक लगातार जारी है। सचिन पायलट और समर्थक विधायकों ने स्पीकर की ओर से भेजे गए अयोग्यता नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद टाल दी गई। अब इस मामले पर कल फिर से सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि हरीश साल्वे की ओर से कल तक का यानी 17 जुलाई तक का वक्त मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को सचिन पायलट समेत 19 कांग्रेस विधायकों को नोटिस भेजकर 17 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। कांग्रेस का आरोप है कि पायलट खेमा विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुआ, पार्टी विहिप का पालन नहीं किया। बुधवार को जिस तरह अशोक गहलोत ने सख्त रुख अपनाया, अब हर किसी की नजरें सचिन पायलट पर हैं। बिहार इस वक्त कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ बाढ़ और तीसरी तरफ सरकार की नाकामी देखने को मिली है। दरअसल बिहार के गोपालगंज का सतरघाट पुल आज ढह गया है और देखने वाली बात यह है कि अभी 16 जून को ही 264 करोड़ की लागत से बना ये पुल, जिसका सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इतना कमजोर निकला कि 1 महीने बाद ही टूट कर गिर गया। ये पूरी रिपोर्ट देखें। बिहार डबल मुसीबत से जूझ रहा है। एक तो बाढ़ का कहर, दूसरी तरफ कोरोना की मार, ऊपर से सरकार की नाकामी। इन सब के बीच एक तस्वीर दिखाते हैं गोपालगंज की, जहां सतरघाटल पुल का एक हिस्सा ही रह गया। 1 महीने पहले ही पुल का उद्घाटन हुआ था और करीब 264 करोड़ की लागत पानी में बह गई। 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महासेतु का उद्घाटन किया था। पुल को बनने में 8 साल लगे और ढहने में सिर्फ 1 महीना। पानी के ज्यादा दबाव के कारण पुल टूट गया है। लोगों के आने जाने का लिंक समाप्त हो गया है। इधर के लोगों का आने जाने का लिंक बंद हो गया है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने पुल निर्माण में लापरवाही को लेकर जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव ने पुल के टूटने को लेकर सीएम को घेरा है। घटना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 8 साल में 263 करोड़ की लागत से निर्मित गोपालगंज के 70 पुल का 16 जून को नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। 29 दिन बाद ये पुल ध्वस्त हो गया। खबरदार, अगर किसी ने इसे नीतीश का भ्रष्टाचार कहा तो 263 करोड़ की सुशासनी मुंह दिखाई है। इतने की तो इनके चूहे शराब पी जाते हैं। दरअसल 2012 में इस पुल का निर्माण शुरू किया गया था। निर्माण पूरा होने के बाद 16 जून 2020 को इस महासेतु का उद्घाटन किया गया था। मध्य प्रदेश के गुना से जो तस्वीर सामने आई, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। ये हृदय विदारक तस्वीर, जिस तरह से पुलिस प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक दलित दंपति को पीटता हुआ नजर आ रहा है ये पुलिस प्रशासन, और साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है किस तरह से उनके बच्चे रो रो कर बुरी तरह से बेहाल हो चुके हैं। इस सब के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई की है और एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के गुना में दलित किसान दंपति के साथ प्रशासन के अधिकारियों ने जिस तरह से मारपीट की, इस मामले पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जो तस्वीर सामने आई है वो दिल को दुखाने वाली है, क्योंकि एक तरफ पुलिस पति पत्नी को पीट रही है तो दूसरी तरफ उनके बच्चे रो रहे हैं और अपने माँ बाप को बचाने की कोशिश में हैं। बुधवार को वायरल हुए इस वीडियो पर जैसे ही बवाल बढ़ा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लिया। गुना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है, साथ ही जांच के आदेश दिए गए हैं।
इस बीच विपक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला करना जारी है। इस विवाद ने जैसे ही तूल पकड़ा तो राजनीति भी गर्मा गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्विटर के जरिए सरकार को घेरा। कमलनाथ ने ये लिखा, ये शिवराज सरकार प्रदेश को कहां ले जा रही है? ये कैसा जंगल राज है? गुना में कैंट थाना क्षेत्र में एक दलित किसान दंपति पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों द्वारा इस तरह की बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज। मामले में सियासत तेज हुई तो मायावती ने भी सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा और कहा कि एक तरफ बीजेपी और इनकी सरकार दलितों को बसाने का ढिंढोरा पीटती है, जबकि दूसरी तरफ उनको उजाड़ने की घटनाएं उसी तरह से आम है जिस प्रकार से पहले कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ करती थी। तो फिर दोनों सरकारों में क्या अंतर है? खासकर दलितों को इस बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। वहीं सरकार को लगातार घेरने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। हालांकि इस मुद्दे पर प्रदेश का राजनीतिक पारा और गर्मा सकता है। मामला दलित किसान का है और पुलिस की बर्बरता स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऊपर से घटना ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में हुई है, जहां उपचुनाव होने हैं। दूसरी ओर प्रदेश सरकार भी सख्त कार्रवाई के साथ जांच का ऐलान कर डैमेज कंट्रोल करने में लग गई है। अपने अलग विचार और ठोस तर्कों के कारण चर्चा में रहने वाले निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा को एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये रिपोर्ट देखें। निर्वाचन आयोग की बैठकों में अपने अलग विचार और ठोस तर्कों की वजह से चर्चा में बने रहने वाले निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा को निर्वाचन आयोग से दूर किए जाने के कयास तो तभी से लगाए जा रहे थे जब से आयोग की बैठकों में उनके बाकी दोनों आयुक्तों से अलग विचार बाहर आने लगे थे। निर्वाचन आयोग के इतिहास में अशोक लवासा दूसरे ऐसे आयुक्त होंगे जिन्हें कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इस्तीफा देकर जाना पड़ रहा है। अशोक लवासा से पहले 1973 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नागेंद्र सिंह ने तब इस्तीफा दिया था जब उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में जज बनाया गया था। लवासा ने 23 जनवरी 2018 को चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला था। वो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के बाद अगले साल अप्रैल में मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते थे। ऐसे में आयोग उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव कराता। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने अपनी नई फिल्म वर्जिन भानुप्रिया के बारे में खास बातचीत की आईएनएस के साथ। It's really important to relate to the character, right? So, how do you compare Urvashi Rautela and Bhanupriya? Is there any similarity between the two? Okay, so I'll be very honest. I did not completely relate to the character. Okay. There was when I was offered the film, it was completely untitled, and at that when I heard the story, I got the narration, I read the script. The way how I connected with her is that she loved her parents, and she's a very responsible child. She is innocent, very kind-hearted. Always thinks good for everyone, and she wants to seek out for love. That's what she wants. So yeah, I mean, that is the thing where I kind of I kind of loved her. I loved her relationship with her parents. Yeah. But I couldn't relate with her in terms of how she is seeking out for love. Her circumstances make her very desperate in terms of love. I mean, I'm not like that in real life. As you can see, in the trailer, she has she has 4 boys in the journey of Bhanupriya, and in the journey of Bhanupriya there are 4 guys who come, and then she's kind of trying her luck in every single guy. She keeps falling in love with every single guy. So I'm not like that in real life. I mean, whenever I sit with my girl gang, how girls talk. I mean, they're always like, Urvashi, you are very well settled now. You should get married, or you should just date a rich boyfriend. So I just tell them, I don't need a rich boyfriend. I am my own rich boyfriend. I always tell them that I don't need a rich person. So are you? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.